हेलो। देखिए, आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम आपका 4-5 दिन से रुका हुआ था। आज से रेगुलर चलाया जाए ताकि आपका छोटा कानून है और प्रयास ये किया जाएगा कि भाई आपका 15 दिन में अधिकतम आपका समाप्त हो जाए, यानी कि 15 सितंबर तक हम प्रयास करेंगे कि समाप्त हो जाए, ताकि आपका हाँ शेड्यूल भी भाई बता दिया जाए आपका। एक तो एविडेंस चल रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसको अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एक तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे और भाषा कठिन है, उसको समझना भी थोड़ा टेढ़ी खीर है। इसलिए एविडेंस थोड़ा स्लो चलेगा। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा है या अन्य जो सब्जेक्ट आगे शुरू होंगे उसमें थोड़ा स्पीड बनी रहेगी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी 15 से 20 दिन लगता है पढ़ाने में, लेकिन आपका पुलिस एक्ट में 88 सेक्शन ही है और ज़्यादा केस वोस हैं नहीं। बस ये है कि आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कोरिलेशन आगे आएगा। आपका उन कोरिलेशनों को बताने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि भाई यहाँ के प्रावधान वहाँ के प्रावधान सेम है। तो उसको जैसे कि आपका एक उदाहरण हम बता दें। उदाहरण ये जानना है कि आपका मान लीजिए कि 154 यानी कि सेक्शन 154 है, और अगर थाने का भार साधक अधिकारी या एसएचओ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो ऐसी दशा में आपका क्या नियम है। तो नियम वर्तमान में ये हैं, बैठिए भाई। नियम वर्तमान में ये हैं कि ऐसा एसएचओ आईपीसी के सेक्शन 166 ए के तहत दंड का भागी होगा। अब यही बात आपका पुलिस एक्ट में है, तो जब पुलिस एक्ट में आप पढ़ेंगे तो आपका सीआरपीसी 154 भी पढ़ाना पड़ेगा। फिर जो ललिता कुमारी का केस है वह भी पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें कि एफआईआर करना क्या है बाध्यकारी। फिर उसका मने वो कर्तव्य नहीं निभाएगा एसएचओ, तो फिर आपका आईपीसी भी पढ़ना पड़ेगा 166 है। और ये प्रावधान तुरंत अब देखना है कि आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में है कि नहीं। इसीलिए थोड़ा आगे जो है कोरिलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इधर की 20 ये 15-20 धाराएं हैं, इससे ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। तो फिर देखिए आपका भाई जो लोग नए हैं उनके लिए भी सूचना दे दी जाए कि 4-5 लेक्चर चल चुका है आपका पुलिस एक्ट का, और जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपका सिस्टम से जोड़ा जाएगा ऐप से, और आपको वीडियो 5-6 वीडियो देखकर पढ़ना है आपका, क्योंकि अब हम एक एक लोगों के लिए बैक नहीं हो सकते। तो देखिए अध्याय 2 चल रहा था, पुलिस बल का गठन एवं संगठन। 2 मिनट दोहरा के फिर जहाँ तक चला था उसके आगे बढ़ा जाए। पहला जो अध्याय 2 है पुलिस बल का गठन एवं संगठन की बात करता है। अध्याय 2 की पहली विशेषता है कि यह अध्याय पुलिस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय है। ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड लगातार बना रहा है, जैसे कि एविडेंस में बनाया है कि एविडेंस का सबसे छोटा चैप्टर कौन है, तो 11 है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस अधिनियम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो क्या मार्क कराएंगे, अध्याय 2। इसमें आपका देखिए सेक्शन 3 भाई, राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन। तो कहा गया है कि राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा। ऐसा पुलिस बल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, और राज्य सरकार ही पूरे प्रदेश पर पुलिस बल पर समग्र या होल कंट्रोल रखेगी, और राज्य सरकार एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जिसका नाम क्या होगा, डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये पुलिस बल का आपका मुखिया होगा, या सबसे बड़ा क्या होगा, अधिकारी। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है
कि पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी। जब आप यूपी में वैकेंसी आएगी तो यूपी में मॉडल यही है, लेकिन यूपी में चूंकि पुराना कानून ही चल रहा है आपका 1861 वाला पुलिस एक्ट, तो उसमें पुलिस महानिरीक्षक था। तो यूपी में मॉडल बनता है कि डीजीपी के पद का सृजन कब किया गया, सन पूछा गया है तो 1984 में। यानी कि वर्तमान में यूपी में भी आपका सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कौन होता है? डीजीपी। आइए सेक्शन 4 देखा जाए, पुलिस रेंज। यानी कि आपका जो राज्य होगा उसको पुलिस रेंज में आपका विभाजित किया जाएगा। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और उस पुलिस रेंज का जो अधिकारी होगा वह आपका डीआईजी या उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक को आईजी कहते हैं और आपका उप महानिरीक्षक को डीआईजी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस रेंज की स्थापना किस धारा में? तो धारा 4। पुलिस रेंज की स्थापना कौन करती है? तो स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्वेश्चन अच्छा यहाँ बन सकता है कि पुलिस रेंज में कौन व्यक्ति नियुक्त अधिकारी के रूप में किया जाएगा? तो जो उप महानिरीक्षक या डीआईजी के रैंक से लो का या नीचे का न हो। यानी कि डीआईजी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी ही पुलिस रेंज के अधिकारी क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। आइए आपका 5वां देखा जाए, सेक्शन 5 से ज़्यादा क्वेश्चन चांस रहता है। भाई ये लिखवा भी गया भाई आपका, अभी जहाँ से लिखवाना होगा वहाँ से लिखवा जाएगा। आपका पुलिस जिला, यानी कि आपका सेक्शन 5 से क्वेश्चन बनने का 99% चांस रहता है। फिर एक बार समझिए, जो पुलिस जिला होता है उसमें अगर आपका साधारण नियंत्रण दे, यानी कि किसी पुलिस जिले में पुलिस बल पर जनरल कंट्रोल किसका होता है? साधारण नियंत्रण किसका होता है? तो डीएम मार कर आइएगा। किसका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। और हल्का सा घुमा दे कि स्पेशल कंट्रोल किसका होता है? तो पुलिस अधीक्षक या एसपी का। ये क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। और यूपी में भी आपका 3-4 बार ये क्वेश्चन बना है यूपी में भी। देखिए बेयर एक्ट एक बार पढ़ दिया जाए भाई, सेक्शन 5 पढ़ा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिले का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय और सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। यानी कि जो जिला पुलिस होगा, यानी कि जो जिला होगा उसमें पुलिस बल पर जनरल कंट्रोल और जनरल डायरेक्शन कौन दे सकता है? डीएम। और स्पेशल डायरेक्शन कौन देगा? एसपी। भले न लिखा हो लेकिन स्पेशल या विशेष कंट्रोल किसका है? एसपी का। आइए सेक्शन 6 देखा जाए, जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ। देखिए आपका राज्य सरकार चाहे तो किसी जिले में आपका एक या एक से अधिक जिला स्तरीय विशेष आपका प्रकोष्ठ सृजित कर सकती है। और आपका विशेष प्रकोष्ठ ये पूछ सकता है, आपका जो क्वेश्चन इधर आपका बन सकता है मैं बता दूं इसको। देखिए आपका इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल इस स्पेशल स्पेसिफिक सेल। यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विशेष सेल, प्रकोष्ठ को हम कहते हैं सेल भाई। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जिला स्तरीय विशेष सेल का या प्रकोष्ठ का या संस्था का गठन किस सेक्शन के तहत होता है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 6।
कौन करता है इसका गठन? तो स्टेट गवर्नमेंट। देखिए पहले बैरक, किसी विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्यवाही करने, तुरंत आपको ध्यान में रखना है कि किसी विशेष श्रेणी के अपराध, तो स्पेशल कैटेगरी के अपराध कौन होंगे? तो मैं बता दूं आपका, कई कानून ऐसे हैं जो स्पेशल लॉ हैं या लोकल लॉ हैं। जैसे SC/ST एक्ट हो गया, करप्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट हो गया यानी कि वन्य जीव अधिनियम हो गया, आयुध अधिनियम हो गया। ये कैसे कानून हैं? स्पेशल। तो इन स्पेशल कानूनों का उल्लंघन करके अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार चाहे तो जिले में एक अलग सेल या प्रकोष्ठ या यूनिट की क्या कर सकती है? स्थापना। अगला देखिए आपका, या अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आमतौर पर बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से, यानी कि जो व्यक्ति अपराध से पीड़ित हैं, अपराध से पीड़ित का मतलब ये हुआ कि जो विक्टिम है। अब समस्या ये आई कि विक्टिम कौन माना जाएगा? तो जो विक्टिम की परिभाषा है वह आपका कहाँ कहाँ दी गई है और विक्टिम कौन माना जाएगा? तो तुरंत आपको सतर्क रहना। यहाँ जो विक्टिम की परिभाषा है वह धारा 2ZB में दी गई है। फिर एक बार समझिए, कोरिलेशन यहाँ करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का सेक्शन 2ZB में विक्टिम को परिभाषित किया गया है और उस एक विक्टिम को आपका संरक्षण देने के लिए, अर्थात विक्टिम को क्या किया जाए? बेहतर सेवा प्रदान किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए भी यह स्पेशल सेल क्या करेगा? काम। तो तुरंत विक्टिम को याद कर लेना है। CRPC में कम से कम 3 सेक्शन जरूर इसको जोड़कर पढ़िएगा। विक्टिम की पिछली बार आपका उत्तराखंड जे में पूछा गया है विक्टिम की परिभाषा। CRPC में विक्टिम या आहत या पीड़ित की परिभाषा किस धारा में? 2WA। पिछली बार उत्तराखंड का क्वेश्चन है। जब बिहार में जाएंगे तो पीड़ित नहीं लिखेगा, वहाँ लिखेगा आहत। आहत लिखता है। आहत की परिभाषा किस धारा में? तो आपका 2WA। ये जो आहत हैं या पीड़ित हैं, इसको कंपनसेशन दिलवाइए। तो सौभाग्य कहिए कि ये दोनों क्वेश्चन पिछली बार उत्तराखंड जे में बना है और उत्तराखंड जे में ये क्वेश्चन बना था कि पीड़ितों को प्रतिकर का प्रावधान किस सेक्शन में है? तो 357। CRPC की कौन सी धारा ऐड करेंगे? 357। फिर बिहार ने क्वेश्चन बनाया कि विक्टिम यानी कि पीड़ित आपका प्रतिकर योजना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का प्रावधान किस सेक्शन में है CRPC के? तो आपका 357A। और ये जो पीड़ित प्रतिकर योजना है 357A में, मैं बता दूं ये UPJ में मेंस में पूछ लिया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सोच रहे होंगे कि ये केवल प्री में आएगा, हम भी प्री के स्टाइल में ये सब पढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो सब क्वेश्चन किस में आ रहे हैं? अब मेंस में। इसीलिए थोड़ा आपका मेंस के लिए नीति चेंज करना पड़ेगा और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करने पड़ेंगे। अगला देखिए भाई आपका, या पूरे समुदाय को संरक्षण प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। समुदाय का मतलब जनता का समूह। तो इसके लिए यानी कि आपका ये क्वेश्चन बन सकता है
कि जो ये स्पेशल सेल बनाया जाएगा उसका कार्य क्या होगा। तो आप 3 कार्य याद करके जाइएगा। पहला क्या कार्य है, विशेष अपराधों पर कार्यवाही करना। दूसरा, पीड़ितों को क्या करना, सहायता देना, बेहतर सहायता। और तीसरा, पूरे समुदाय को क्या करना, सहायता देना। उपर्युक्त सभी, तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। ये लिखवा गया था कि नहीं पिछले टर्म पर, देखिए तो लिखवा गया ना। आगे आइए भाई, आपका सेक्शन 7 आपका पुलिस स्टेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ से लिखवाना भी शुरू करेंगे आपका समझाते हुए भाई। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 7 में आपका पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। पहले तो पुलिस स्टेशन को बता दिया जाए कि आपका पुलिस स्टेशन होता क्या है, कौन स्थापना करेगी, तब आपका अन्य चीजें बताई जाए। देखिए कह करके पहले सामान्य बातें समझिए। राज्य सरकार आपका जिलों में पुलिस थाने या चौकियों की स्थापना करती है। यानी कि पुलिस थाना और चौकी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसके लिए राज्य सरकार स्थापना कर दी तो यहाँ जो पुलिस थाने का भार साधक होगा, हेड होगा, उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे थाने का प्रभारी अधिकारी, थाने का मुखिया, थानेदार या थाने का भार साधक अधिकारी कहा जाएगा। अब ये है कि आपका ये थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है, ये थाने का चूंकि मुखिया होता है, तो उस एरिया में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, थाने के भार साधक अधिकारी की। थाने का भार साधक अधिकारी आपका सुबह की परेड कराएगा, यानी कि सब कुछ जिम्मेदारी इसी पर होती है। 2 पॉइंट और सीआरपीसी से जोड़कर आपका 2-3 पॉइंट देखना है। अगर किसी कांग्निजेबल या संज्ञेय अपराध की सूचना देनी है तो ये सूचना किसी आपका थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। सीआरपीसी की किस धारा के तहत, 154। और अगर नॉन कांग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देना है, असंज्ञेय अपराध की सूचना देना है, तब भी वह सूचना, वह इंफॉर्मेशन थाने के भार साधक अधिकारी या प्रभारी अधिकारी को ही दी जाएगी। सेक्शन केवल चेंज होगा, 155। यानी कि ये मुखिया होता है थाने का, ये याद रखिए, सारी जिम्मेदारी इस पर होती है। इनकी नियुक्ति कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आइए अब बैरक की भाषा देखा जाए, एक लाइन और बता दिया जाए तब बैरक की भाषा चला जाए। इनकी नियुक्ति में आपका ये देखने में यूपी में भी आ रहा है कि जो जिस पार्टी की सरकार रहती है वह पार्टी अपने मनपसंद के लोगों को थाने का भार साधक अधिकारी बनाती है। जैसे कि आपका मायावती जी का शासन आ गया तो उनके लोग होंगे 60-70% थाने के भार साधक अधिकारी। अखिलेश जी का आ गया तो थोड़ा रेशियो 10% बढ़ गया था और आपका 70% हो गए थे। योगी जी का आया तो ज़्यादा कम नहीं है, 50-55% लगभग इन्हीं की जाति के लोग हैं थाने के भार साधक अधिकारी। ये लोग रिकॉर्ड निकालते हैं, यानी कि जातिवादी व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है। और इसीलिए आपका सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जुगाड़ लगा कर बन गए और थाने का मुखिया हो गए तो वसूली करिए, खोमचा वाले से करिए, ठेला वाले से करिए, दुकान वाले से करिए, ट्रक वाले से करिए, दूध वाले से, पानी वाले से, सब तो है ही आपका वसूली। सिलेंडर छोटे भर रहे हैं अवैध रूप से,
वो भी 1,000 बेचारे देते हैं मंथली। जैसे छोटा सिलेंडर जहाँ आप भरवा रहे होते हैं, पूछिएगा कि कैसे भर रहे हो ये गलत तरीके से, तो बता देगा कि 1,000 थानेदार को हर एक माह क्या करते हैं। ये शाश्वत सत्य है, लेकिन इस सत्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए भाई आपका, आइए धारा 7 अब देखा जाए, सही रहेगा। देखिए यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा चौकियों सहित उनके बिना पुलिस थाने सृजित करेगी या उनके बिना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो राज्य सरकार थाने का सृजन कर दे और उस इलाके में कोई पुलिस चौकी न बनाए, या ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार थाने का सृजन करे और उस थाने के अंडर में 1 या 2 या 3 क्या बना दे, पुलिस चौकी। अगला देखिए, दूसरा खंड काफी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वृत्त अधिसूचित करेगी और एक वृत्त में न्यूनतम 2 थाने होंगे। ये काफी आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि जिले को आपका सर्किल में बांटेगी उत्तराखंड राज्य सरकार, और एक सर्किल में ये पूछ सकता है कि कम से कम कितने थाने होने चाहिए, 1 2 3 4, तो कम से कम कितने, 2। यानी कि एक वृत्त में एरिया को बांट दिया गया। जैसे कि आप बंटवारा कर लीजिए, उदाहरण में एक गोला बना दिया गया और इस गोले में कम से कम, माने वृत्त में एरिया को बांटा गया, और इस वृत्त में कम से कम कितने आपके थाने होंगे, 2। भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अंडरलाइन इसको हम लिखवा रहे हैं अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, चांस है पूरा कि वृत्त में। अब ये आया कि थाने का प्रभारी अधिकारी कौन होगा, थाने का मुखिया कौन होगा, तो अभी तो बताया गया थाने का जो मुखिया होगा यानी कि प्रधान होगा, वह प्रभारी अधिकारी होगा। और रैंक पूछा जा सकता है, यानी कि थानेदार या थाने का मुखिया या थानाध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है, तो जो सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक के नीचे का रैंक का न हो। यानी कि किसी, आपको फिर आइए, किसी ग्राम चौकीदार को नहीं बनाया जाएगा, किसी कांस्टेबल को भी नहीं बनाया जाएगा, किसी हेड कांस्टेबल को भी नहीं बनाया जाएगा। जिसको भी थानेदारी दी जाए वह सब इंस्पेक्टर या उसके क्या हो, ऊपर का। तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसके बाद सीओ होते हैं डीवाईएसपी के समान, उसके बाद एसपी, ये लोग होते हैं। यानी कि पुलिस उप निरीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी को थानेदार, एक लाइन में कहिए, नहीं बनाया जाएगा। इसको लिखिए भाई आपका सेक्शन 7 लिखते रहिए, चलता रहे। हेडिंग डाल लीजिए पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने। हेडिंग डालिए, लिखिए पुलिस थाने। लिखिए राज्य सरकार पुलिस थानों की स्थापना करेगी। राज्य सरकार पुलिस थानों की स्थापना करेगी। ऐसे थानों के साथ चौकियों की स्थापना, ऐसे थानों के साथ चौकियों की स्थापना, पुलिस चौकी, चौकियों की स्थापना राज्य सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। राज्य सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। राज्य सरकार एक वृत्त यानी कि सर्किल, राज्य सरकार एक वृत्त
अधिसूचित करेगी, नोटिफाइड करेगी। राज्य सरकार एक सर्किल नोटिफाई करेगी, अधिसूचित करेगी, जिसमें कम से कम 2 थाने होंगे। ये अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन बनने का चांस है कि किसी वृत्त में कम से कम कितने थाने होंगे? 2। कम से कम कितने थाने? 2। अगला लिखिए, थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा। थाने का प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा। जिसका पद पुलिस उप निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसे हम कहते हैं एसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर या शॉर्टकट में एसआई, पुलिस उप निरीक्षक, हिंदी में पुलिस उप निरीक्षक के स्तर के निम्न का नहीं होगा, माने इससे नीचे का नहीं होगा, के निम्न का नहीं होगा, यानी कि इसके नीचे का नहीं होगा। अगला लिखिए भाई, धारा 8, 7 समाप्त हो गई। धारा 8 लिखिए, राजस्व पुलिस क्षेत्र। राजस्व पुलिस क्षेत्र, रेवेन्यू पुलिस एरिया। एक लाइन बस जानना, लिखिए, इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसका गठन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अगला लिखिए, सेक्शन 9, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस, जिसको हम कहते हैं जीआरपी कहा जाता है। रेलवे पुलिस को क्या कहा जाता है? जीआरपी। गवर्नमेंट आपका यानी कि जीआरपी कहा जाता है। लिखिए भाई, इसमें आपका इसको पहले समझ लीजिए तब आपका लिखवाया जाए। देखिए, आपका रेलवे जो पुलिस होती है वह केंद्र सरकार द्वारा, फिर याद रखिए, नहीं नियुक्त की जाती, बल्कि प्रत्येक राज्य में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहीं रेलवे पुलिस की नियुक्ति करती है। दूसरा नियम ये जानना है कि जहाँ तक यूपी की बात है, रेलवे पुलिस में हमेशा के लिए पुलिस को नहीं रखा जाता। 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आपका रेलवे पुलिस में भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से आपका सामान्य पुलिस में वे लोग आ जाते हैं। अब रेलवे पुलिस का ये कार्य है कि जो रेलों में अपराध हो रहे हैं उनकी एफआईआर किया जाए, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इत्यादि कार्य किसका होता है? रेलवे पुलिस का। आप देखे होंगे, आपका जब स्टेशन पर किसी जाइए तो जीआरपी थाना लिखा रहता है, यानी कि रेलवे पुलिस का क्या रहता है? थाना। और रेलवे में जो अपराध होंगे उसी थाने में क्या दर्ज होगी? एफआईआर। ऐसी दशा में अब रेलवे पुलिस का गठन कैसे किया जाएगा, पूरे प्रदेश में कैसे किया जाएगा, फिर जिले में कैसे किया जाएगा, और जिले में तो तमाम रेलवे स्टेशन पड़ते हैं तो उनमें थाने कैसे बनाए जाएंगे, इसका वर्णन किस सेक्शन में किया गया है? 9 में। देखिए कह करके, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य में ऐसे रेल क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए जो स्पेशलाइज या विनिर्दिष्ट किया जाए, पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले
सृजित कर सकती हैं। तो 2-3 यहाँ 2 पॉइंट आया कि रेलवे पुलिस जिले का सृजन कौन कर सकती हैं, तो आपका कौन करती हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब ये है कि रेलवे पुलिस जिले को जो सृजित किया जाएगा वह आपका कह सकते हैं कि एक उसका अधिकारी होगा पुलिस अधीक्षक, उसी के अंडर में क्या सृजित किया जाएगा, रेलवे पुलिस आपका मने एरिया। देखिए रेलवे का जो पुलिस होते हैं उनका एसपी भी अलग होता है, आईजी भी अलग, डीआईजी भी अलग और डीजीपी भी अलग होता है, माने एडीजीपी कहा जाता है। तो इनकी थोड़ा व्यवस्था क्या है, अलग है। दूसरा देखिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक रेलवे पुलिस जिलों को सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन एक या एक से अधिक वृत्तों में विभाजित करेगी। यानी कि एक तो जिला हो गया और राज्य सरकार उस जिले को किस में विभाजित करेगी, सर्किल में। और सर्किल का प्रधान कौन होगा, तो आपका स्पष्ट लिखा गया है, या तो असिस्टेंट एसपी या डीवाईएसपी। यानी कि फिर एक बार समझिए, पूरे जिले का प्रधान कौन हो गया, एसपी, रेलवे का अलग से। फिर रेलवे को सर्किल में बांटा गया जिले को। तो भाई यहाँ ये नहीं दिया गया है कि कितने सर्किलों में बांटा जाएगा, लेकिन आपका जो सामान्य थाने हैं उनमें जरूर दिया गया है कि जिले को कितने सर्किल में बांटा जाएगा, 2। लेकिन यहाँ इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात जो रेलवे पुलिस होती है उसमें एक भी सर्किल हो सकता है और एक से क्या अधिक भी, ये सतर्क रहना है। और सामान्य वे में आपका एक वृत्त में कम से कम कितने थाने, 2। और यहाँ कोई ये नहीं है। देखिए आपका भाई ये तीसरा खंड देखिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी रेलवे पुलिस जिले में एक अधिकारी के अधीन जिसका पद पुलिस सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होगा, एक या एक से अधिक थाने सृजित कर सकती हैं। तो आपका रेलवे में जाइए तो थाना है ही, या तो एक जिला में एक थाना या एक जिला में एक से क्या हो सकता है, अधिक। लेकिन ये नियम केवल किसके लिए हम बता रहे हैं, सामान्य के लिए नहीं, केवल किसके लिए, रेलवे के लिए। लिखिए इसको, 3-4 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, उसको लिख लीजिए। लिखिए, राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक के अधीन, अंडरलाइन कर लीजिए, एसपी के अधीन, राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक के अधीन एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस जिले का सृजन कर सकती हैं। रेलवे पुलिस जिले का सृजन कर सकती हैं। इस जिले को एक या एक से अधिक वृत्तों में बांट सकती हैं। इसी में लिखेगा, इस जिले को एक या एक से अधिक सर्किल वृत्तों में बांट सकती हैं। इन वृत्तों का प्रधान, भाई ये भी याद रखना, वृत्त का प्रधान कौन होगा, इन वृत्तों का प्रधान सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के स्तर का अधिकारी होगा। इन वृत्तों का प्रधान सहायक
या उप पुलिस अधीक्षक के स्तर का अधिकारी होगा, यानी कि असिस्टेंट एसपी या डीवाईएसपी शॉर्टकट में कहा जाता है, अधिकारी होगा। अगला लिखिए, राज्य सरकार रेलवे पुलिस जिले में एक या एक से अधिक, राज्य सरकार रेलवे पुलिस जिले में एक या एक से अधिक पुलिस थानों की स्थापना कर सकती है। एक या एक से अधिक पुलिस थानों की स्थापना कर सकती है, जिसका प्रधान यानी कि जिसका प्रभारी अधिकारी, मुखिया कहिए, जिसका प्रधान पुलिस उप निरीक्षक से यानी कि एसआई कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी नहीं होगा। पुलिस निरीक्षक के, पुलिस उप निरीक्षक था भाई, पुलिस उप निरीक्षक के निम्न श्रेणी का अधिकारी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी ही थाने का प्रभारी अधिकारी क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अगला लिखिए भाई, सेक्शन 10, राज्य अधिसूचना विभाग। सेक्शन 10 लिखिए, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। भाई पहले इसकी भूमिका देखिए तब तो बेरक बताया जाए। राज्य अधिसूचना आपका विभाग, देखिए आपका ये विभाग करते क्या है, पहले ये समझिए। जो ये राज्य अधिसूचना विभाग है, तो राज्य में आपका कौन खुराफात कर रहा है, खुराफात का मतलब कि कौन अपराध होने वाला है, कौन देश को बर्बाद करने की बात कर रहा है, कौन आयुध एकत्रित कर रहा है, कौन राज्य के खिलाफ युद्ध चाहता है, इत्यादि जो संसूचनाएं हैं वह क्या की जाती है, इस विभाग द्वारा एकत्रित और एकत्र करके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं और वरिष्ठ अधिकारी उस सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हैं। अब समस्या ये आई कि क्या केंद्रीय स्तर पर भी ऐसा विभाग है, तो आपका आईबी, रा इत्यादि ऐसे विभाग हैं जो गुप्त रूप से संसूचनाओं को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं और किसको सूचना देते रहते हैं, सचिव इत्यादि को, और सरकार उस सूचना के अनुसार आगे कार्य करती है। यानी कि देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था, देश की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि इन संसूचनाओं पर नज़र रखी जाए। इसीलिए सरकार और व्हाट्सएप और फेसबुक में लड़ाई हो रही है। फेसबुक से कह रहे हैं कि आपको सूचना का स्रोत बताना पड़ेगा, जो अश्लील सूचना है, जो देश विरोधी हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फेसबुक कह रहा है कि हम आपके कानून को नहीं मानेंगे, हम अमेरिका के कानून को मानेंगे। तो सरकार भी कह रहे हैं कि नहीं मानोगे तो यहाँ से बोरिया बिस्तर क्या कर लो, बांध लो। तब जाके झुका, धमकी दी सरकार कि बांध लो अब बोरिया बिस्तर, फेसबुक भारत से क्या हो जाएगा सब। तब फेसबुक झुका है और तब जाके सरकार के हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन अभी भी विवाद चल रहा है। एक सरकार ने और नियम बनाया कि जो ये सोशल मीडिया पर मैसेज जाते हैं, ये सारे मैसेज सरकारी प्राधिकारी पढ़ेंगे। एक तीर बनेगा, दो तीर, तीन तीर,
लाल हरा नीला पीला, ये सब तमाम नियम आए। इस विषय पर आपका बता दिया जाए, तमाम उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की गई कि ये तो हमारे प्राइवेसी या निजता या एकांतता का घोर उल्लंघन है। हम क्या मैसेज कर रहे हैं, ये सरकार कौन होती है देखने वाली। तब जाके सरकार कुछ शांत हुई, अभी शांत है। तीसरा आपका ये है कि टेपिंग का मामला खतरनाक होता है। आप देख ही रहे हैं, पेगासस के मामले के कारण संसद नहीं चली, तो क्या सूचना एकत्र करते समय, यानी कि जासूसी करते समय, क्या किसी के फोन को टेप किया जा सकता है कि नहीं। तो आपका इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपका PUCL, यानी कि जो संस्था है सामाजिक, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बहुत गाइडलाइंस दी और कहा कि जब भी आप चाहते हैं कि किसी की फ़ोन टेपिंग किया जाए, तो जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनकी अनुमति लेकर करिए। लेकिन नियम आपका सुप्रीम कोर्ट ने तो बना दिया कि सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की क्या लीजिए अनुमति, लेकिन दुर्भाग्य का ये कि कहीं कोई अनुमति नहीं ली जाती और डायरेक्ट क्या किया जाता है, फ़ोन टेपिंग। आपको जानकर हंस मने ये होगा कि आप जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपका गूगल पे जो आवाज़ बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो गूगल हमेशा आपकी बात सुन रहा है। तो ये भी शुद्ध रूप से हमारी निजता का क्या है, वायलेशन। यानी कि गूगल ये जान रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये शुद्ध रूप से हमारी प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी रह ही कहाँ गई है ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आपका 9 जजों की पीठ आई और रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी के बाद में 9 जजों की पीठ ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी ये आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन सरकार रोज हमारे आपका निजता का क्या करती है, उल्लंघन। आपका एक और बता दें तब आगे बढ़ा जाए, यानी कि जैसे ही आप कोई चीज़ डाउनलोड मोबाइल में करते हैं, मैं बता दूं स्पष्ट, जैसे कि हमारा ही ऐप है, जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं, आपकी कुछ पर्सनल बातें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारे पास आ जाती हैं। तो ये भी एक तरह से निजता का क्या है, उल्लंघन। क्योंकि दूसरे की जान, इसीलिए आपका चीनी कंपनियां लोगों से खूब पैसा जीतो सारा रिकॉर्ड ले ली और उसके बाद क्या की खाता ही खाली कर दी। तो जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना ही ये कठिन है आपका। ये मोबाइल नंबर से भी लोग कलाकारी कर दे रहे हैं। तो यानी कि ये हमने बताया कि एक आपका ऐसा संस्थान बनाया जाएगा जो संसूचनाओं को क्या करे, एकत्र करे। तो संसूचनाएं एकत्र करके ये विभाग करता क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार को क्या करता है, फॉरवर्ड, और उस आधार पर भी सरकार क्या लेती है, एक्शन। जैसे कि सरकार ने, हो सकता है कि अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हैं तो उनकी भी फ़ोन की टेपिंग हो रही हो, कौन जानता है। और हो सकता है कि पल पल की सूचना पुलिस के पास हो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और थोड़ा रुक जाते तो अभी योगी जी से हाथ दो दो हाथ करने की क्या आवश्यकता थी। एक दो माह रुक जाते, जब चुनाव आता तो क्या करते, पीएम के खिलाफ लड़ जाते, कौन रोका है। तो देखिए आपका आईपीएस थे और क्या हश्र पुलिस ने किया, वो तो आप देख ही रहे हैं, वीडियो वायरल है। देखिए भाई आगे सेक्शन 10 देखिए, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचना अभिसूचना के संग्रह, समाकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए राज्य अधिसूचना विभाग का गठन करेगी। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या करेगी, गठन। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किस धारा में, सेक्शन 10 में। कौन करती है, राज्य सरकार। किसके लिए करती है, अधिसूचना के संग्रह, उसका समाकलन, इस
एनालिसिस करना, विश्लेषण, और प्रसार मतलब कि ये सूचना कैसे आगे प्रसारित की जाए। लिखिए इसको, लिखिए भाई धारा 10 राज्य अधिसूचना विभाग। लिखिए इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश के तहत किया जाएगा। पॉइंट वाइज लिखिएगा, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश देकर किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, कार्य पूछ सकता है। इस विभाग का कार्य, अगला पॉइंट, इस विभाग का कार्य अभिसूचना के संग्रह, अभिसूचना एकत्र करना, संग्रह, कामा दीजिए समाकलन, समाकलन, कामा दीजिए विश्लेषण तथा प्रसार करना होगा। प्रसार माने फॉरवर्ड करना, किसको दिया जाए, प्रसार करना होगा। अब आइए सेक्शन 11 राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। लिखिए स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग। इसको थोड़ा भूमिका पहले देखिए तब बताया जाए भाई आपका। देखिए चूंकि भारत में ज़्यादातर राज्यों में पुलिस की जो व्यवस्था है वह अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज कानून बनाए 1861 में, 1861 ईस्वी में, और यूपी, दुर्भाग्य कहिए कि यूपी में भी पुलिस व्यवस्था आज भी उसी कानून से गवर्न हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज्यों से कि राज्यों को अब चाहिए, अब चूंकि आपका अंग्रेजों के शासनकाल में भारत एक पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट का मतलब राज्य का केवल कर्तव्य था कि शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारा शासन चलता रहे, कहीं कोई शासन का विरोध न करे। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लागू भी कर दिया, और भाग 3 में यानी कि भाग 4 में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत हमने अपने भारत को कैसा भारत बनाया, वेलफेयर स्टेट, यानी कि राज्य अब कैसा राज्य है, वेलफेयर। तो लोक कल्याणकारी राज्य, जन कल्याणकारी राज्य का मतलब ये हुआ कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों के सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट, या सभी क्षेत्रों में विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में विकास की बातें करें। तो जब हम वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गए तो वह पुरानी प्रणाली को क्यों नहीं बदला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार राज्यों को दिशा निर्देश दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधायिका को कानून बनाने के लिए मैंडमस या परमादेश नहीं जारी कर सकता। डायरेक्शन दे सकता है कि आपको अब कानून क्या कर लेना चाहिए, बना ले, भाई बाध्य नहीं कर सकता। तो कई राज्यों ने अपना अलग बना लिया कानून, कई ने नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहा कि जो ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती हैं इसको आप अलग करिए, और जो पुलिस अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करती हैं आप उसको क्या करिए, अलग, ताकि इन्वेस्टिगेशन में तेजी आए। और लॉ एंड ऑर्डर में अलग से रहेगी पुलिस। वर्तमान में आपका एक ही पुलिस है यूपी में,
उसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसी को अपराध का क्या करना है, अन्वेषण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि दोनों को क्या करिए, पृथक। तो उत्तराखंड में पृथक किया गया है। और कौन सी धारा कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अन्वेषण के लिए अलग पुलिस उसी में से बना सकती है। तो ये कौन सी धारा कहती है, 11। देखिए आपका क्या कहती है, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण हेतु या जैसा पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए, अपराध अन्वेषण विभाग सृजित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग से पुलिस का एक विभाग बना लीजिए, जिसे हम क्या कहेंगे, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, ताकि वह लॉ एंड ऑर्डर से मतलब न रखे और जो विवेचना या तफ्तीश या अन्वेषण है अपराधों का, उसमें क्या आए, तेजी। तो ये राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, अलग से बना सकती है। तो आपका कल और बताया जाएगा भाई, आपका 12, 13, 14, हाँ छोटे छोटे आपका है। प्रयास ये किया जाए कि डेली आपका 8-10 सेक्शन रखा जाए। अगर हम 8-8 भी रखते हैं तो आपका 15 सितंबर तक हर हाल में समाप्त हो जाएगा। मैंने प्रयास डेली ये करना है कि कम से कम 8 से 10 सेक्शन छोटे छोटे हैं ख़त्म हो, ताकि 88 सेक्शन है और वह आपका हर हाल में 15 सितंबर से पहले समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका एपीओ का एक और सब्जेक्ट लगेगा। देखते हैं सीआरपीसी लगा देंगे, क्योंकि शाम को आईपीसी चल रहा है, ज़्यादा लोग आईपीसी पढ़े भी हैं, तो शाम को आईपीसी चलेगा भी। तो ये आपका ऑनलाइन भी लोग पढ़ लेंगे एक सब्जेक्ट, और आपका मैंने ये सीआरपीसी भी काफ़ी कठिन ही है। तो एक सब्जेक्ट एपीओ का और लगेगा 15 सितंबर के बाद। भाई कल आप आइए, कल क्लास चलेगा।